नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। चीज़ है दोस्तों एक्टिव क्रॉस ओवर। तो दोस्तों इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि मैं आपको एक्टिव क्रॉस ओवर और पैसिव क्रॉस ओवर दोनों के बारे में बता सकूं कि दोनों में क्या अंतर होता है, किस में क्या फ़ायदा है और किस में क्या नुकसान है। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा जानने के बाद आप तुरंत ही एक्टिव क्रॉस ओवर से अपने सिस्टम को चलाने की तैयारी करने लगेंगे, क्योंकि वास्तव में दोस्तों एक्टिव क्रॉस ओवर इतना अच्छा होता है और उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा होता है कि जब ये सारी चीज़ें आप जान जाएंगे तो आपके मन में अपने आप ये चीज़ बन जाएगी कि हाँ, मुझे एक्टिव क्रॉस ओवर यूज़ करना है। तो अगर आप किसी भी ऑडियो फील्ड से जुड़े हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही फायदा होने वाला है आपको इस वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप एक अच्छा एक्टिव 3 वे क्रॉसओवर सिस्टम किस तरीके से बनाएं और सारा डेटा जो नेट पर आराम से अवेलेबल है उसको कहां से आपको डाउनलोड करना है, जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है। सपोज कीजिए कि आपके पास ये एक एम्पलीफायर है और इस एम्पलीफायर से इस वूफर को, इस स्पीकर को और इस ट्विटर को जोड़ना है आपको। तो समस्या ये आ जाती है कि हम किस तरीके से तीनों को इस एम्पलीफायर से जोड़ेंगे। मोस्टली क्या होता है फ्रेंड्स कि लोग सब वूफर को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं एम्पलीफायर से, फिर उसके बाद स्पीकर को भी ऐड कर देते हैं और उसके बाद ट्विटर को भी ऐड कर देते हैं एम्पलीफायर से। तो ये दोस्तों सही तरीका नहीं है, क्योंकि आपका सबवूफर लो फ्रीक्वेंसी पे चलने के लिए बना होता है और स्पीकर मिड फ्रीक्वेंसी पर चलने के लिए बना होता है और ट्विटर हाई फ्रीक्वेंसी पर चलने के लिए बना होता है, जबकि एम्पलीफायर के आउटपुट में ये तीनों चीज मिक्स है। और अगर आप डायरेक्टली एम्पलीफायर को इनसे कनेक्ट करेंगे तो सारी फ्रीक्वेंसी यानी कि 20 से लेके 20,000 तक की फ्रीक्वेंसी इन तीनों में चली जाएगी। काम तो करेगा दोस्तों, आप कैसे भी जोड़ देंगे तो काम करेगा, लेकिन इसका क्या फायदा और क्या नुकसान है यही मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो दोस्तों क्रॉसओवर एक ऐसा फिल्टर नेटवर्क है जो कॉइल कैपेसिटर वगैरह से बना होता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आपकी टोटल ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो होती है 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की, उसमें से ये फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी को छांट के दूसरी तरफ देता है। यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी में से जिस फ्रीक्वेंसी का क्रॉसओवर है उस फ्रीक्वेंसी को ये क्रॉस करने देगा दूसरे साइड में स्पीकर की तरफ और बाकी फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक कर देगा। यही क्रॉसओवर का काम होता है। क्रॉसओवर आप जान गए कि क्या होता है। अब ये क्रॉसओवर दो टाइप का होता है, पैसिव क्रॉसओवर और एक्टिव क्रॉसओवर। और इन दोनों में क्या अंतर होता है दोस्तों? तो फ्रेंड्स जो पैसिव क्रॉसओवर होता है वो आपके एम्पलीफायर और स्पीकर के बीच में लगा होता है। ये सिग्नल आया, ये आपके एम्पलीफायर में गया, इसके बीच में जो भी लगा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। पैसिव क्रॉसओवर लगेगा आपके एम्पलीफायर की आउटपुट और स्पीकर के बीच में। तो मान लीजिए ये कैपेसिटर हो गया और ये कॉइल हो गई। तो ये नेटवर्क फ्रेंड्स जो कि एम्पलीफायर और स्पीकर के बीच में डायरेक्टली लगा होता है, कैपेसिटर और कॉइल्स का, इसे हम पैसिव क्रॉसओवर बोलते हैं। पैसिव क्रॉसओवर क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि ये खुद में कुछ पावर जनरेट नहीं करता है, इसके पीछे से ये जो पावर आ रही है उसमें से ये फ्रीक्वेंसीज को सेपरेट करता है। यानी कि इसका काम है आने वाली फ्रीक्वेंसीज में से फिक्स फ्रीक्वेंसीज को फिल्टर कर देना, इसलिए इसे पैसिव बोलते हैं। वहीं पे अगर हम देखें दोस्तों तो एक्टिव क्रॉसओवर ऐसा होता है कि इसमें एम्पलीफायर आपका स्पीकर से डायरेक्टली जुड़ा होता है, यानी कि बीच में पैसिव क्रॉसओवर नेटवर्क नहीं होगा, लेकिन आपका सिग्नल और एम्पलीफायर का जो इनपुट है इसके बीच में कुछ सर्किट लगा होगा जो कि आईसी ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर वगैरह से बना होता है। एक्टिव क्रॉसओवर वो सर्किट है जो कि एक्टिव कंपोनेंट से बना होता है, यानी कि ट्रांजिस्टर, आईसी वगैरह इसमें लगी हो सकती है, जो कि सिग्नल और एम्पलीफायर के इनपुट के बीच में लगा होता है। और एक्टिव क्रॉसओवर में स्पीकर हमारा डायरेक्टली जो है एम्पलीफायर से जुड़ा होता है बिना किसी पैसिव कंपोनेंट की हेल्प से। और एक्टिव क्रॉसओवर दोस्तों खुद काम करता है, यानी कि जो भी लॉस वगैरह हो रहे हैं, गेन कम हो रहे हैं, उनको ये मेकअप कर लेता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी और ये काम किस तरीके से करता है। तो स्टार्ट में मैंने आपको जो ट्विटर, स्पीकर और वूफर दिखाया था उस समस्या को अब हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि उसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। तो दोस्तों मान लीजिए आपके पास एक एम्पलीफायर है, ये एम्पलीफायर है जिससे आपको तीन चीजों को जोड़ना है, एक ट्विटर, एक स्पीकर और वूफर। तो जैसा कि माना जाता है कि 20 से लेके 300 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि ये लो या वूफर है आपका। ये मिड है यानी कि स्पीकर जिसे हम बोलते हैं। मिड रेंज में दोस्तों 300 से लेके 3000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज आती है। दोस्तों हाई रेंज में हमारा 3000 से लेके 20,000
हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी आती है। और यहाँ हमारे एम्पलीफायर की आउटपुट से जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है दोस्तों, आप जानते हैं कि उसमें 20 से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी मिक्स होती है। तो दोस्तों अगर आप डायरेक्टली इस एम्पलीफायर को स्पीकर से जोड़ रहे हैं, वूफर, स्पीकर और ट्विटर से, तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि जो वूफर है वो स्पेशली लो फ्रीक्वेंसी पे काम करने के लिए बनाया गया है, और स्पीकर जो है आपका मिड फ्रीक्वेंसी पे काम करने के लिए बनाया गया है, और ट्विटर आपका हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करने के लिए बनाया गया है। लेकिन आपने क्या किया कि सारी फ्रीक्वेंसी सभी में घुसा दी, तो वूफर आपका हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी जो इसमें से जाएगी वो हीट के रूप में वेस्ट हो जाएगी। स्पीकर ना तो ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसी दे सकता है और ना ही ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी दे सकता है, तो इसमें अगर लो और हाई दोनों घुसेगी तो दोनों हीट के रूप में वेस्ट होगी। इसी तरीके से ट्विटर को सिर्फ 3000 से लेकर 20,000 तक की फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसमें आप ये सारी फ्रीक्वेंसी देंगे तो वो भी हीट होगा। इसीलिए दोस्तों हम क्रॉस ओवर नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों हम कुछ ऐसा लगाते हैं, कुछ कॉइल्स वगैरह लगाते हैं और कैपेसिटर, जिसकी सहायता से इस वूफर में 20 से लेकर 300 हर्ट्ज तक की ही फ्रीक्वेंसी जा पाए। तो दोस्तों आप जानते हैं कि कॉइल जो है हाई फ्रीक्वेंसी पर रेजिस्टेंस कॉइल का बढ़ जाता है, तो अगर हम यहाँ पर एक कॉइल लगा दें तो आपकी हाई फ्रीक्वेंसी को वूफर में नहीं जाने देगा। तो इस तरीके से हमारा वूफर जुड़ गया और हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ से रिजेक्ट हो गई। ग्राउंड सभी का आप कॉमन मानिए, ग्राउंड में यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक उसी तरीके से दोस्तों मिड को क्या चाहिए, लो नहीं चाहिए और हाई नहीं चाहिए। तो दोस्तों अगर हम कैपेसिटर और कॉइल की सहायता से कोई ऐसा फिल्टर बनाएं जो कि 300 से लेके 3000 तक की फ्रीक्वेंसी को ही स्पीकर में जाने दे, तो हम एम्पलीफायर को स्पीकर से जोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने एक कैपेसिटर और एक कॉइल से एक नेटवर्क बनाया जो कि 300 से लेकर 3000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को ही पास करता है, और उसकी सहायता से स्पीकर को जोड़ दिया। नेक्स्ट अब आता है ट्विटर। दोस्तों ट्विटर को आप जानते हैं सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी की जरूरत है। तो अगर हम कुछ ऐसा नेटवर्क बनाएं, जैसे मान लीजिए एक लो वैल्यू का कैपेसिटर, उसकी सहायता से ट्विटर को जोड़ दें और एक कॉइल ग्राउंड कर दें, ताकि अगर कोई लो फ्रीक्वेंसी आ भी जाए तो उसको एक कॉइल ग्राउंड में भेज दे। तो ये तीनों जो मिलके बना रहे हैं दोस्तों, ये 3-वे पैसिव क्रॉस ओवर नेटवर्क हो गया। 3-वे इसलिए इसको कहते हैं दोस्तों कि 3 फ्रीक्वेंसीज को हमने फिल्टर किया है। अगर हम 2 फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करते तो ये 2-वे होता। तो इस तरीके से दोस्तों पैसिव क्रॉस ओवर नेटवर्क लगाकर एम्पलीफायर से आने वाली फ्रीक्वेंसी को हम सुटेबल फ्रीक्वेंसीज में बांट सकते हैं। इस वजह से हमारा ट्विटर, स्पीकर और वूफर ओवरलोड नहीं होगा और उसको वही फ्रीक्वेंसी मिलेगी जिस पर वो चलने के लिए बना है, और वो अच्छा काम करेगा। एक छोटा सा ग्राफ है यहाँ पर, इसको भी देख लीजिए तो अच्छा रहेगा। दोस्तों मान लीजिए कि ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी है 100, 200, 500, 1K, 2K, 5K, और ये डीबी है स्पीकर का। तो दोस्तों अगर आप वूफर को लेंगे तो आप देखेंगे कि उसका डीबी कुछ इस तरीके से होगा। देखिए यहाँ पर ज़्यादा होगा और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कम होता जाएगा, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी रेंज में वूफर अच्छे तरीके से काम करता है। हाई फ्रीक्वेंसी देंगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक इसी तरीके से दोस्तों अगर आप स्पीकर को लेंगे तो लो फ्रीक्वेंसी में उसका गेन बहुत कम होगा और मिड में बहुत ज़्यादा होगा और फिर आगे चल के कम हो जाएगा। इसी तरीके से ट्विटर का लेते हैं दोस्तों, तो अब मिड में और लो में कम आएगा और ट्रिपल में ज़्यादा आएगा, यानी कि हर स्पीकर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे चलने के लिए बना होता है। उसको अगर आप इधर उधर की फ्रीक्वेंसी देंगे तो अच्छे से काम नहीं करेगा, और वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी, वो ऑडियो पावर सिर्फ उसको हीट करने में यूज़ होगी। तो दोस्तों आपने ये समझ लिया कि पैसिव नेटवर्क किस तरीके से काम करता है। अब आइए एक्टिव हम देखते हैं दोस्तों, और यहीं पर मैं आपको बाई एम्पिंग और ट्राई एम्पिंग सभी कुछ समझा दूंगा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर भी आपके पास 3 चीजें हैं, ट्विटर, स्पीकर और वूफर। सभी की फ्रीक्वेंसी रेंज मैंने लिखी हुई है। पैसिव क्रॉसओवर में आपने देखा दोस्तों कि एक ही एम्पलीफायर से तीनों स्पीकर चल रहे थे और एक ही वायरिंग कॉमन थी। लेकिन एक्टिव में क्या करते हैं दोस्तों कि तीनों स्पीकर्स के लिए, एक चैनल के लिए हम हर स्पीकर के लिए एक एम्पलीफायर का यूज करते हैं। यानी कि ट्विटर के लिए एक एम्पलीफायर, देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया, और स्पीकर के लिए एक एम्पलीफायर, और हमारा वूफर या सब वूफर के लिए एक एम्पलीफायर। यानी कि हमारे स्पीकर्स और एम्पलीफायर के बीच में कोई भी क्रॉसओवर नेटवर्क नहीं है, सिर्फ हमारा कनेक्शन वायर है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है।
उसके बाद में दोस्तों जो हमारा सिग्नल इनपुट आता है, हम यहीं पर उसको फ़िल्टर कर लेते हैं। बजाय आउटपुट पर यहाँ फ़िल्टर करने के, हम यहीं पर फ़िल्टर कर लेते हैं। इसके लिए हम ऑप एम्प, आईसी या ट्रांजिस्टर वगैरह से बना हुआ आरसी नेटवर्क की सहायता से हम फ्रीक्वेंसीज़ को छाँट लेते हैं, जैसे कि बेस ट्रेबल बोर्ड वगैरह में होता है। और उस फ़िल्ट्रेशन की वजह से जो भी हमारे इनपुट सिग्नल में गेन कम होता है, उस गेन को भी हम उसी ऑप एम्प में मेकअप कर लेते हैं। ये आप जानते हैं कि हाई पास फ़िल्टर है और यहाँ पर एक ऑप एम्प मैं लगा दूंगा तो ये सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा और इसको मैंने जोड़ दिया। ये हाई फ्रीक्वेंसी का क्रॉसओवर आपका हो गया। मिड के लिए आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर कुछ इस तरीके से बनता है और यहाँ पर मैंने एक ऑप एम्प लगा दिया और इससे जोड़ दिया, तो ये हमारा क्रॉसओवर नंबर 2। और लो का क्रॉसओवर आप जानते ही हैं, हाई मैंने ग्राउंड कर दिया और रेजिस्टेंस के माध्यम से ये मैं आपको सिंपल सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए बता रहा हूँ, एक्चुअल सर्किट में आपको बाद में बताऊंगा। सिग्नल लेवल पे ही हमने कुछ फिल्टर डिजाइन किए इस तरीके से कि वो 20 से लेकर 300 की फ्रीक्वेंसी को फिल्टर कर दें यहीं पर जो आउटपुट में निकल रही है, और हम उसको ही एम्पलीफायर पे दे रहे हैं। यानी कि इस वूफर को अब 20 से लेके 300 तक की फ्रीक्वेंसी ही मिलेगी, दूसरी फ्रीक्वेंसी मिलेगी ही नहीं। और इस एम्पलीफायर को भी 20 से लेके 300 तक ही फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ठीक इसी तरीके से जो दूसरा एम्पलीफायर है उसको एक्टिव क्रॉसओवर की सहायता से हमने 300 से लेके 3K तक की फ्रीक्वेंसी फिल्टर करके दी, यानी कि इस एम्पलीफायर को यही फ्रीक्वेंसी मिलेगी और इस स्पीकर को इस एम्पलीफायर के माध्यम से यही फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ठीक इसी तरीके से 3K से लेके 20K तक की फ्रीक्वेंसी हमने फिल्टर कर ली और एक तीसरे एम्पलीफायर को दी, और वो एम्पलीफायर डायरेक्टली ट्विटर से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों एक्टिव और पैसिव फिल्टर में अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहला बात तो यही है कि पावर का लॉस नहीं हो रहा है यहाँ से यहाँ के बीच में। यानी कि जो एम्पलीफायर देता है आउटपुट वो सीधे आपके स्पीकर, ट्विटर और वूफर में चला जा रहा है, जबकि पैसिव क्रॉसओवर में जो आउटपुट मिल रहा था उसी में से फिल्टर करते हैं, इसलिए आउटपुट हमारी कम हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों आप देख रहे हैं कि अगर हमारे स्पीकर्स 4 ओम के हैं तो हमारे एम्पलीफायर को 4 ओम ही दिखाई देगा लोड। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सारे स्पीकर एक साथ सीरीज पैरेलल में जुड़ गए, तो यहाँ पे इफेक्टिव जो लोडिंग है वो बहुत कम हो जाती है। अगर मान लीजिए 4 ओम के हैं, यानी कि 1.3 ओम करके रेजिस्टेंस इस एम्पलीफायर पे पड़ने लगेगा, यानी कि इस एम्पलीफायर पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है। एक तो लॉस भी हो रहा है, लोड भी ज़्यादा पड़ रहा है। तो इससे दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं आपको कंपैरिजन वाइज बताऊंगा कि एक्टिव क्रॉसओवर और पैसिव क्रॉसओवर में क्या फायदा है और क्या नुकसान है। इसके बाद मैं आपको एक एक्टिव क्रॉसओवर का सर्किट दिखाऊंगा जिसको आप बना सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो है दोस्तों कॉस्ट का। या तो दोस्तों पहला पॉइंट ये है कि पैसिव क्रॉसओवर की कॉस्ट जो है पावर के साथ बढ़ती जाती है, यानी कि जितने ज़्यादा ही वाट का आपका एम्पलीफायर और जितने ज़्यादा वाट के आपके स्पीकर रहेंगे, आपके पैसिव क्रॉसओवर में लगने वाले कैपेसिटर और इंडक्टर की वैल्यू उतनी ज़्यादा रहेगी, जो कि काफ़ी कॉस्टली आते हैं। नॉन पोलर कैपेसिटर काफ़ी बड़े बड़े वैल्यू के कॉस्टली आते हैं। स्टार्टिंग में आपको हो सकता है कि पैसिव क्रॉसओवर सस्ता मिले और एक्टिव महंगा मिले, और एक ही क्रॉसओवर आप अलग अलग पावर के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं पैसिव में, जबकि एक्टिव क्रॉसओवर एक ही क्रॉसओवर आप चाहे छोटे एम्पलीफायर के साथ यूज़ कीजिए चाहे बड़े एम्पलीफायर के साथ यूज़ कीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों आपने देखा कि पैसिव क्रॉसओवर में स्पीकर और एम्पलीफायर के बीच में हमेशा क्रॉसओवर नेटवर्क लगा होता है, जबकि एक्टिव में डायरेक्ट लगा होता है। तो दोस्तों ये जो क्रॉसओवर नेटवर्क लगा होता है पैसिव में, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। मान लीजिए कि आपके एम्पलीफायर का डैम्पिंग फैक्टर 400 है, क्योंकि एम्पलीफायर का रेजिस्टेंस 0.02 ओम है। लेकिन अगर इस क्रॉसओवर नेटवर्क की वजह से मात्र 0.02 का और रेजिस्टेंस बीच में आ गया, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 0.04 यानी कि 200। यानी कि जो डैम्पिंग फैक्टर बिना पैसिव क्रॉसओवर के 400 का था वो क्रॉसओवर लगाने से 200 का हो गया। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है पैसिव क्रॉसओवर का। और एक्टिव में आप जानते हैं कि एम्पलीफायर डायरेक्ट जुड़ा है, इसलिए डैम्पिंग फैक्टर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा फैक्टर आप जान रहे हैं दोस्तों कि नॉन पोलर कैपेसिटर वगैरह लगा होता है पैसिव क्रॉसओवर में, और काफ़ी ज़्यादा वाटेज से हम एम्पलीफायर को जब चलाते हैं तो ये नॉन पोलर कैपेसिटर अक्सर करके खराब होते रहते हैं, यानी कि रेगुलर मेंटेनेंस होता है पैसिव क्रॉसओवर में। लेकिन एक्टिव क्रॉसओवर में एक बार आपने लगा दिया तो कोई मेंटेनेंस वाली चीज़ नहीं होती है।
नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप जानते हैं कि एम्पलीफायर जितने लोड पर चलने के लिए बना होता है उतना ही लोड उसको देना अच्छा होता है। लेकिन जब आप क्रॉसओवर नेटवर्क बीच में लगा देते हैं तो ये क्रॉसओवर नेटवर्क इस स्पीकर के इम्पीडेंस को बहुत कॉम्प्लेक्स कर देता है। होता ही है दोस्तों कि ये सब कैपेसिटर, कॉइल और आपके स्पीकर का इंटरनल रेजिस्टेंस ये मिला के एक एलसीआर नेटवर्क बन जाता है। और एलसीआर नेटवर्क का दोस्तों आप जानते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। सपोज कीजिए कि 2 किलो हर्ट्ज के लिए बनाया गया है एक क्रॉसओवर, तो ज्यों ही 2 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर हमारा देगा तो इस समय इस क्रॉसओवर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। यानी कि एम्पलीफायर को फिक्स रेजिस्टेंस इस पैसिव क्रॉसओवर की वजह से नहीं मिल पाता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि एम्पलीफायर कैपेसिटिव लोडिंग के लिए बहुत ही सेंसिटिव होता है, यानी कि उसके आउटपुट पर जब कैपेसिटर लग जाता है तो एम्पलीफायर का बिहेवियर बहुत ही चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों जो एक सिंपल लोड था उसको क्रॉसओवर नेटवर्क लगा के पैसिव हमने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लोड में बदल दिया, जिसका प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं है कि कब किस फ्रीक्वेंसी पर क्या रेजिस्टेंस उसका होगा। इस वजह से एम्पलीफायर को क्रॉसओवर के साथ स्पीकर को चलाने में बहुत दिक्कत महसूस होती है। दूसरी ओर एक्टिव क्रॉसओवर में आप देख ही चुके हैं कि स्पीकर हमारा डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो कोई भी डिफिकल्टी आपके एम्पलीफायर को इस तरह की नहीं होती है। इंटर मॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन जिसको आईएमडी बोलते हैं, तो होता ऐसा है दोस्तों कि जब हम एक ही एम्पलीफायर लेते हैं और उससे 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो सारी फ्रीक्वेंसीज आपस में इंटरैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से कुछ डिस्टॉर्शन आता है जिसे हम आईएमडी बोलते हैं, इंटर मॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन। अगर हम कुछ ऐसा करें कि एम्पलीफायर को लिमिटेड फ्रीक्वेंसी दें और काम कराएं, यानी कि एक एम्पलीफायर को हम 20 से सपोज कर लीजिए 300 तक की दे रहे हैं, 300 से लेके 5K या 3K तक की दे रहे हैं, यानी कि अब एम्पलीफायर को एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी की बैंड विड्थ को ही बढ़ाना घटाना है। तो इस तरीके से हमारा एम्पलीफायर जो कि एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के लिए बना है और उसी फिक्स फ्रीक्वेंसी को वो घटा या बढ़ा रहा है। तो इस तरीके का एम्पलीफिकेशन करने पे दोस्तों ये इंटर मॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन काफी कम हो जाता है। तो आपका एक्टिव क्रॉसओवर में आप जानते हैं कि सभी फ्रीक्वेंसी के लिए अलग एम्पलीफायर लगता है, इसलिए इंटर मॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन भी कम हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, होता यह है दोस्तों कि जब आप एक्टिव क्रॉस ओवर यूज करते हैं तो स्पीकर से ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो निकलती है, आप सपोज कीजिए कि मिड रेंज से 1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी निकल रही है और लो से हमारी 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी निकल रही है। एक्चुअली ये साउंड की थ्योरी है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की थ्योरी नहीं है, इसलिए इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि ये होता है किस तरीके से होता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि 1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके की होगी और 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके की होगी, लेकिन ये दोनों जब स्पीकर से निकलती हैं दोस्तों तो ये कुछ इस तरीके की हो जाती है, यानी कि दोनों मॉड्यूलेट हो जाती हैं। और दोस्तों ये जब मॉड्यूलेट हो जाती हैं तो मान लीजिए कि ये 1 वोल्ट आरएमएस में है और ये 1 वोल्ट आरएमएस में है लो वाली, तो इफेक्टिवली हमको सुनाई देने लगता है 2 वोल्ट आरएमएस। इसको कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर आप दो एम्पलीफायर लें, 100 वाट का एक पैसिव और 100 वाट का एक एक्टिव, तो आपको 100 वाट के एक्टिव क्रॉस ओवर सिस्टम में 100 वाट वाले पैसिव से 2 गुना ज्यादा एसपीएल मिलेगा, यानी कि 3 डेसिबल का फायदा होगा। 3 डेसिबल आप जानते हैं कि 2 गुना के बराबर होता है और ये बहुत ही बड़ा गेन है, बिना कुछ लगाए ही आपको 2 गुनी आवाज मिलती है एक्टिव क्रॉसओवर से। ये बहुत बड़ा पॉइंट है और इसको बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए आप। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, सपोज कीजिए कि आपके पास 3 स्पीकर हैं, एक वूफर, स्पीकर और ट्विटर, और वूफर की सेंसिटिविटी आप जानते हैं कि कम होती है। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ लिया है 85 डीबी का वूफर है और स्पीकर की ज़्यादा होती है आप जानते हैं, तो स्पीकर मैंने लिया है 88 डीबी का और ट्विटर की सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा होती है तो मैंने 91 डीबी की ली है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अगर आप 100 वाट वूफर को देते हैं तो उतनी ही पावर लेने के लिए 3 डीबी का फर्क है, 50 वाट ही आपको स्पीकर को देना पड़ेगा। और जितनी तेज आवाज 50 वाट में स्पीकर से मिलती है उतनी ही आवाज लेने के लिए आपको 25 वाट सिर्फ ट्विटर को देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि आपका एम्पलीफायर तो 100 वाट दे रहा है, इसीलिए आप पैसिव क्रॉसओवर नेटवर्क में देखते हैं दोस्तों कि रेजिस्टेंस भी लगे होते हैं।
वॉटेज को कम करने के लिए लगे होते हैं। एल पैड्स उनको बोला जाता है, यानी कि ये जो सेंसिटिविटी डिफरेंस है इसको इक्वल करने के लिए, यानी कि जो पूरी वॉट आ रही है उसमें से लॉस होगा स्पीकर को मिलने में और उसमें से लॉस होगा ट्विटर को मिलने में। यानी कि एम्पलीफायर ने जो पावर आउटपुट दी वो हमारे ट्विटर स्पीकर पर लॉस के साथ पहुंची, हमारी पावर आउटपुट पूरी नहीं पहुंची। जबकि एक्टिव क्रॉसओवर में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एम्पलीफायर के वॉल्यूम कंट्रोल से ही कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी आपको इंटेंसिटी रखनी है। जब मैं आपको पैसिव क्रॉसओवर नेटवर्क बनाना डिजाइन करना सिखाऊंगा तो उस समय देखिएगा कि इसके फॉर्मूले में स्पीकर के ओम्स की जरूरत पड़ती है। यानी कि पैसिव नेटवर्क जब भी आप बनाते हैं तो स्पीकर के ओम्स को आपको कंसीडर करना पड़ता है। उसी हिसाब से उसमें लगने वाले कैपेसिटर और इंडक्टर की वैल्यू निकाली जाती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये क्रॉसओवर अगर आप 4 ओम के लिए आपने बनाया है तो इसमें आप 8 ओम का स्पीकर भी लगा सकते हैं, इससे इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन एक्टिव क्रॉसओवर में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका एम्पलीफायर किसी ओम को सपोर्ट करता है तो आप उसमें लगा सकते हैं, चाहे 4 ओम का हो, चाहे 8 ओम का, चाहे 2 ओम का, उसके फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक और प्लस पॉइंट है दोस्तों, आजकल कुछ ऐसे एक्टिव क्रॉसओवर आ गए हैं जिसमें ये फ्रीक्वेंसी आप वेरिएबल कर सकते हैं, यानी कि फिक्स नहीं है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेरिएबल का पोटेंशियोमीटर लगा रहेगा। आप इसको 3000 से 20,000 की बजाय 5000 से 16,000 करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसको भी 300 से 3000 की बजाय कुछ और करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यानी कि क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी जो आपको सेलेक्ट करनी है वो वेरिएबल आप चूज कर सकते हैं। लेकिन पैसिव क्रॉसओवर में वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाला क्रॉसओवर नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, इन चीजों से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि एक्टिव क्रॉसओवर पैसिव क्रॉसओवर की तुलना में बहुत ही ज्यादा अच्छा है और इन दोनों की आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। एक्टिव क्रॉसओवर पैसिव से कई गुना बेहतर है हर मामले में। इसलिए दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चाहे प्रोफेशनल ऑडियो में हैं, चाहे होम ऑडियो में हैं, किसी तरीके से आप एक्टिव क्रॉसओवर को जरूर ट्राई करें। और एक बार आप एक्टिव क्रॉसओवर की आवाज़ सुन लेंगे तो शायद आप पैसिव क्रॉसओवर पे लौट के फिर कभी नहीं जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आइए मैं आपको दिखा देता हूं एक्टिव क्रॉसओवर का एक प्रैक्टिकल सर्किट जिसको आप बना सकते हैं। इस सर्किट को काफ़ी पहले मैंने बनाया था, बहुत अच्छा काम करता है। और बिकॉज इंटरनेट पर एक बहुत ही अच्छा एक्टिव क्रॉसओवर का बोर्ड अवेलेबल है और उस साइट पे डाउनलोडिंग वगैरह भी सभी फ्री है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की। इसलिए बजाय बनाने के मैं वो प्रोजेक्ट आपको दिखा देता हूँ, आप उसको बना लीजिए। यहाँ पर उसकी आप फोटो देख रहे हैं, उसकी फोटो आप देख रहे हैं जो मैंने बनाया था और ये बहुत ही अच्छा काम करता है। 24 dB का लिंक विड्थ रिले क्रॉसओवर है दोस्तों ये, और बहुत ही हाई क्वालिटी का माना जाता है। अगर आप थोड़ा सा भी सर्किट को स्टडी करते होंगे तो इस क्रॉसओवर को आप 12 dB पर भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि 3 वे एक्टिव एम्पलीफिकेशन थोड़ा सा मुश्किल है, सभी लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, ज़्यादातर लोग सिंपल सिस्टम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि अगर आपके पास एक एम्पलीफायर है तो किस तरीके से आप पैसिव क्रॉसओवर बनाएं, किस तरीके से उसकी कॉइल कैपेसिटर वगैरह बनाएं और किस तरीके से यूज़ करें। लॉकडाउन की वजह से कुछ कंपोनेंट्स की कमी है, इस वजह से मैं आपको कॉइल वगैरह बनाना अभी नहीं दिखा सकता। कुछ LCR मीटर मैंने मंगवाया है, उसको आ जाने के बाद मैं आपको कॉइल भी बना के और पैसिव क्रॉसओवर सिस्टम भी बना के आपको दिखा दूंगा। और दोस्तों इस सब्जेक्ट के बारे में पूरा जानने के बाद पक्का है कि आपकी एम्पलीफायर चलाने की स्टाइल चेंज हो जाएगी। और अगर आपने अभी तक इस मेथड को नहीं अपनाया है तो आप तुरंत प्लान कर लेंगे कि हाँ मुझे ये चीज़ अपनानी है, ताकि आप घर में जो भी स्पीकर ट्विटर वूफर है उसको अच्छे तरीके से आप यूज कर सकें।